नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश में स्वागत है आपका। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। पहले बात कैबिनेट के फैसलों की। राजधानी में शिवराज कैबिनेट की बेहद अहम बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लग चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के 24 लाख किसानों का 550 करोड़ का ब्याज माफ करेगी। शिवराज कैबिनेट की बैठक में सहकारिता विभाग का प्रस्ताव पास किया गया। मध्य प्रदेश का बजट अब की बार पेपरलेस होगा, यानी टैबलेट के जरिए ही ये बजट जो है पेश किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की तरह मध्य प्रदेश का बजट आत्मनिर्भरता पर केंद्रित होगा। इसके अलावा हर ब्लॉक में एक एक्सीलेंस स्कूल खोला जाएगा। 2 स्कूलों के बीच कम से कम 45 किलोमीटर की दूरी होगी। ऐसे स्कूलों की संख्या 9,920 तय की गई। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयास भी किए जाएंगे। शांति कोरोना के काल का भुगतान, लॉकडाउन के कार्य का भुगतान, जो परेशानी हो रही थी, आज सरकार ने उन सभी किसानों के लिए 14 करोड़ 80 लाख लगभग 15 करोड़ रुपया आज देने का कैबिनेट ने तय किया है। कि किसानों को से कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। जो पैसा दिया जाएगा सहकारी बैंकों से उस पर। और भोपाल से एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक कर रहे हैं। समाधान ऑनलाइन को लेकर के ये समीक्षा है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस और डीजीपी विवेक जौहरी मौजूद हैं। समाधान ऑनलाइन में शिकायतों को लेकर चर्चा हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर और कमिश्नर से इस बाबत चर्चाएं जारी हैं। तो एक अहम बैठक समाधान ऑनलाइन में शिकायतों को लेकर चर्चा हो रही है। सीएम की समीक्षा बैठक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री इस समय समीक्षा बैठक कर रहे हैं। समाधान ऑनलाइन को लेकर यह मीटिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा चर्चा की जा रही है। केंद्र सरकार के आम बजट में ग्वालियर चंबल अंचल के विकास के लिए कई प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अंचल के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की मंजूरी का अनुरोध किया था, जिसे केंद्र सरकार ने बजट में शामिल कर मंजूरी दे दी। इसके बाद सांसद सिंधिया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। मेरे अनुरोध पर केंद्र सरकार ने बजट में ग्वालियर मुरैना के पेयजल के लिए 250 करोड़, चंदेरी के पर्यटन और बुनकरों के विकास के लिए 75 करोड़ और उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर क्षेत्र के विकास के लिए 75 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। मध्य प्रदेश के 4 लाख पेंशनर में से सिर्फ 10,000 पेंशनर्स को ही आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट का लाभ मिलेगा। दरअसल आम बजट में 75 साल से ज्यादा उम्र वाले आयकरदाताओं को रिटर्न जमा करने से छूट प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो प्रदेश में 4 लाख पेंशनर्स हैं, जिनमें से 2 लाख की उम्र 75 साल से ऊपर है। बजट के प्रावधानों के अनुसार केवल पेंशन और ब्याज से आय अर्जित करने वाले इसके पात्र हैं। प्रदेश में ऐसे पेंशनर की संख्या 10,000 है, यानी 10,000 को ही इस छूट का लाभ मिल पाएगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश पेंशनर संघ का कहना है कि आयकर रिटर्न में छूट का स्वागत है, लेकिन बजट से कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी। न भरने की जो निर्णय लिया गया है वो स्वागत योग्य कदम है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों में इनकम टैक्स की कोई स्लैब नहीं बढ़ाई गई है, न ही बोनस अधिनियम में कोई चेंज किया गया है और न ही केंद्रीय महंगाई भत्ते के संबंध में शासन ने कोई प्रावधान किया है। इसको लेकर कर्मचारियों में कल के बजट में घोर निराशा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बयान पर राजनीति गर्मा गई, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग राम मंदिर के नाम पर चंदा उगाही करते हैं और शाम को दारू पी जाते हैं। कांतिलाल भूरिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पहले भी राम मंदिर के नाम पर चंदा जमा किया था, जिसका वो हिसाब ही नहीं दे रहे, उसे दबाकर बैठ गए। इस बयान के बाद बीजेपी ने भूरिया और कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोला है। मंत्री विश्वास सारंग ने भूरिया के बयान को शर्मनाक बताया, कहा कि वो राम को बदनाम करते हैं।
ये चंदा वसूली नहीं बल्कि भगवान राम के लिए कार सेवा है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भूरिया के बयान को आसुरी प्रवृत्ति वाला बताया। हालांकि उन्होंने ये तंज कसा कि इसमें भूरिया की कोई गलती नहीं, उनके गुरु दिग्विजय सिंह हैं। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भूरिया अपने गुरु दिग्विजय सिंह से सीखें, जिन्होंने मुस्लिम परस्त होते हुए भी राम मंदिर के लिए समर्पण भाव दिखाया। बीजेपी के हमले पर भूरिया के पक्ष में उतरे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी के लोग चंदे का इस्तेमाल चुनाव में करते हैं। पीसी शर्मा ने कहा कि जब बजट डिजिटल आ रहा है तो फिर रसीद लेकर क्यों घूम रहे हैं, सीधे राम मंदिर ट्रस्ट में डिजिटल पेमेंट करवाएं। इधर भूरिया ने अपने बयान पर सफाई दी, कहा कि हम भी राम के भक्त हैं, राम मंदिर बनना चाहिए, उसके लिए पैसा देना चाहिए, लेकिन बीजेपी उस पैसे का हिसाब दे जो राम मंदिर के नाम पर उसने पहले जमा किया। भाजपा के झूठ भरे नेता जा रहे हैं लावा मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था। हम राम के भक्त हैं, राम मंदिर बनना चाहिए। अभी हजारों टोलियां बना दी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद, हजारों टोलियां और गांव-गांव शहर में घूम रहे मंदिर बनाना पैसा, और पैसा जो भी श्रद्धा अनुसार देना चाहिए। पर देश जानना चाहता है कि पिछले समय का हजारों करोड़ रुपया जो इकट्ठा हुआ था वो कहाँ है, वो किसके पास है, उसका जवाब हम मांग रहे हैं। ये चंदा वसूली नहीं है। कांतिलाल भूरिया जी की मानसिकता पर मुझे शर्म आती है कि एक बड़े अभियान को वो चंदा वसूली अभियान कह रहे हैं। ये केवल और केवल कांग्रेस की मानसिकता है। ये चंदा वसूली नहीं है कांतिलाल भूरिया जी, ये हम सबकी कार सेवा है। ये जो भूरिया जी का बयान है ये आसुरी प्रवृत्ति का द्योतक है। अब इसमें भूरिया जी की तो कोई ज्यादा गलती मुझे नजर नहीं आती है। एक्चुअल में उनके जो गुरु है राजा साहब, जैसी शिक्षा मिली है वैसा वाच वो कर रहे हैं, इसमें कोई नया नहीं है। हिंदुस्तान में राम का मंदिर बने ऐसा मन पूरे हिंदुस्तान का है। इसलिए भूरिया जी आपसे आग्रह, आप वरिष्ठ नेता हैं, जब दिग्विजय सिंह जी अपनी लीगी हालत को छोड़कर मुस्लिम कट्टरपंथी होने के बावजूद भी, जिन्ना को आदर्श गुरु मानने के बाद भी जब वो राम मंदिर के लिए घुटने टेक चुके हैं, तो आप भी राम के प्रति समर्पण करिए। राम भक्तों को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। अकाउंट में जमा हो, डिजिटल जमा हो, जो प्रधानमंत्री भी कहते हैं, बजट डिजिटल आ गया। भूरिया जी ने कहा है वो भी सब संभव है, और जो लक्ष्मण सिंह जी ने कहा है वो भी संभव है। इसलिए जो भी भगवान राम मंदिर के लिए दान देना चाहता है, राशि देना चाहता है, वो बैंकों में दें और डिजिटल दें। चलिए बात इंदौर में बुजुर्गों से बुरे बर्ताव, माफी और उस पर सियासी घमासान की। देश में मिनी मुंबई यानी कि इंदौर शहर की एक खास पहचान है, खास तौर पर स्वच्छता के क्षेत्र में। इंदौर देश का सबसे साफ सुथरा शहर है, लेकिन स्वच्छता के नाम पर नगर निगम कर्मियों की करतूत ने इंदौर की साफ सुथरी छवि पर एक ऐसा दाग लगा दिया जिसने पूरे प्रदेश को और इंदौर को खास तौर पर शर्मसार किया। कार्रवाई के नाम पर कुछ एक्शन दिखा, लेकिन सवाल अब भी है, क्या इससे इंदौर के दामन पर लगा दाग धुल पाएगा? ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी जब इंदौर में बेसहारा बुजुर्गों के साथ बुरा बर्ताव हुआ। असहाय लोगों से अमानवीय बर्ताव की इस घटना ने देश के सबसे साफ स्वच्छ इंदौर के दामन पर दाग लगा दिया। घटना के बाद भले ही साख बचाने के लिए कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन इस घटना के असल गुनाहगारों के नाम सामने नहीं आए। ये मामला कितना संवेदनशील था, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि इंदौर से लेकर भोपाल और दिल्ली तक हलचल मच गई। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया और 2 मास्टर कर्मी ब्रिजेश लस्करी और विश्वास वाजपेयी के साथ अपर आयुक्त प्रताप सोलंकी को मामले में सस्पेंड किया। वहीं मानवाधिकार आयोग ने कलेक्टर, संभाग आयुक्त और निगम आयुक्त को नोटिस थमा दिया। जिन 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, उनका कहना है कि उन्होंने तो केवल निर्देशों का पालन किया। निगम के अधिकारी अब लापरवाही पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, तो वहीं अपर आयुक्त इस वीडियो को ही गलत बताने में जुटे हैं। उपायुक्त इंचार्ज हैं, उनको निलंबित करके उनको भोपाल अटैच किया गया है। साथ ही साथ जो 2 कर्मचारी थे जिन्होंने लापरवाही जिनके स्तर पे हुई है, उनको भी टर्मिनेट किया गया है। साथ ही साथ इसके लिए एक डिटेल्ड जांच के लिए भी अपर आयुक्त को इसमें
प्रावधानित किया गया है। आपने सर वीडियो देखे? हाँ देखा है। उसमें लगता है कि अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है निगम कर्मियों द्वारा? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता कुछ मिसहैंडलिंग हुई है। जिस तरह से उठाया जा रहा है, बाकी हम गाड़ी में हम बाकी डिटेल जांच करके इसको और आपको अवगत कराएंगे। निगम अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये से इतर जिले के प्रशासनिक मुखिया यानी कलेक्टर भगवान के सामने माफी मांगते नजर आए। इन गलतियों के लिए क्षमा करें। दूसरी ओर नगर निगम के प्रशासक और संभाग आयुक्त पवन कुमार शर्मा ने इस मामले में अब तक कोई अफसोस नहीं जताया। बुजुर्गों के साथ में कुछ एक घटनाक्रम हुआ था निगम द्वारा, उसके लिए क्षमा मांगी गई है। उसमें जो भी गलती हुई है, जिससे भी हुई है, क्योंकि हम लोग सभी अधिकारी हैं, कहने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, उसके लिए भी इन गलतियों के लिए क्षमा करें। लोगों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन बसर करने वालों के साथ हुई अमानवीय घटना के बाद माफी और कार्रवाई का दौर चल रहा है, लेकिन इस आदेश को देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का न होना कई सवाल उठाता है। सवाल यही, बड़े गुनाहगारों पर कार्रवाई कब होगी? सवाल ये भी, क्या इंदौर के दामन पर लगा ये दाग धुल पाएगा? दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। वैसे बेसहारा बुजुर्गों से दुर्व्यवहार पर सियासत भी जमकर चमकाई जा रही है। कांग्रेस लगातार अधिकारियों और बीजेपी को घेरने में जुटी है, तो बीजेपी इस घटना को दबाने के लिए योजनाओं का मरहम लगाने का प्रयास कर रही है। ये तस्वीरें इंदौर के संभाग आयुक्त दफ्तर की हैं, जहां कांग्रेस ने नगर निगम के अधिकारियों और प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मामला वही है, बुजुर्गों से बुरे बर्ताव का। जाहिर है बेसहारा लोगों से अमानवीय बर्ताव पर अब भरपूर सियासत हो रही है। इसी बहाने कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका मिला। कांग्रेस शहर में बेसहारा घूमने वाले विकलांग और बुजुर्गों को तलाशने में जुटी है। कांग्रेस नेता रैन बसेरों में जाकर भिक्षुकों की देखभाल कर रहे हैं, साथ ही निगम अधिकारियों के खिलाफ अपहरण की शिकायत भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान की ये बहुत बड़ी घटना हुई, पहली बार ऐसी घटना हुई है। 15 बुजुर्गों को यहाँ से ले आके सिपरा में ले आके पटकने जा रहे थे, परंतु गांव वालों ने वहाँ से उनको वापस करा। अभी तक हम और सभी लोग ढूंढ रहे थे कि भाई ये बुजुर्ग लोग कहाँ हैं। अभी हमको मालूम पड़ा तो माते हैं तीन लोग हैं यहाँ पे, बाकी 13 लोग कहाँ गायब है अभी तक किसी को नहीं मालूम, क्योंकि नगर निगम छिपाया जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो बीजेपी नेता घटना पर पर्दा डालने की कोशिश में जुटे हैं। बीजेपी भिक्षुकों के पुनर्वास की नई योजनाओं की बातें कर रही है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने निगम और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर भिक्षुकों के लिए पुनर्वास योजना पर काम शुरू कर दिया। नए रैन बसेरे बनाए जाने के साथ साथ भिक्षुकों के लिए 3 वक्त का खाना, कपड़े और चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। हमारे शहर को भिक्षुक मुक्त शहर बनाना है, तो हम चाहते हैं कि उनके पुनर्वास के लिए पूरी योजना है। उसमें जो वृद्ध हैं उनको रहने के लिए, और जो युवा हैं उनको रोजगार देने के लिए, उनका मेडिकल है, सब प्रकार का है। मुझे लगता है कि जो आने वाले दिनों में इस शहर को मुक्त करने के लिए जो कार्रवाई करनी है वो करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव की आहट के बीच कांग्रेस को जहां बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, तो बीजेपी के लिए ये मुद्दा फिलहाल परेशानी का सबब बनता जा रहा है। यही वजह है कि अब राजनीतिक दलों को भिक्षुकों की चिंता सता रही है। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। हमारे सहयोगी दीपक यादव इस वक्त इंदौर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, 2 बातें हैं, एक तो खुले तौर पर पॉलिटिक्स दिखाई पड़ रही है, और दूसरी तरफ जिस विभागीय जांच की बात की जा रही है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला तो नहीं है कि इसके लिए इतनी लंबी जांच की आवश्यकता हो। सामने दिखाई पड़ रहा है कि कैसे अमानवीयता की गई, सामने दिखाई पड़ रहा है कि इसमें किस तरह आदेश को पालन कराने की एक तरह की सनक है जिसमें मानवीयता भुला दी गई। इस पूरे मामले में कोई टाइम फ्रेम तय है कि जांच कब पूरी होगी, कब असल दोषी सामने आएंगे? देखिए, इस पूरे मामले में हड़कंप मचने के बाद हालांकि जांच कमेटी का गठन कर दिया गया और इस कमेटी से कहा गया है कि 3 दिन में अपनी रिपोर्ट को पेश करें, लेकिन ये रिपोर्ट किस हद तक सच्चाई से जुड़ी हुई होगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस दिन से घटनाक्रम हुआ उसके बाद से अभी तक जो निगम के अधिकारी है उनका रवैया उस तरीके का नहीं है
ये केवल जो दबाव है, भोपाल का दबाव है, मीडिया का दबाव है, उसके बाद इस तरीके की कवायदें की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर अभी तक के घटनाक्रम की हम बात करें तो नगर निगम की तरफ से हालांकि 2 मास्टर कर्मी और एक अपर आयुक्त को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन असल सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ये जो निर्देश थे वो कहाँ से दिए गए थे। जैसा कि सांसद शंकर लालवानी कह रहे हैं कि शहर को भिक्षुक मुक्त बनाना है, तो उसके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, उन्हें कहीं और रखा जाएगा, उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इस तारतम्य को गलत तरीके से अपनाया गया नगर निगम के द्वारा। भिक्षक मुक्त मतलब कि शहर के बाहर भेज दिया जाए, और यही शायद वो कवायद थी। और यदि ये ग्रामीणों द्वारा वीडियो नहीं बनाया जाता तो इतना बड़ा जो ये घटनाक्रम हो रहा था उसका पर्दाफाश ही नहीं हो पाता। हालांकि राजनीति भी अपने जोरों पर है, कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाना चाहती है। इसी वजह से पिछले 3 दिनों से लगातार अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, अपहरण की शिकायतें दर्ज कराई जा रही है, और आज जिस तरीके से एक बहुत बड़ा यहाँ पर जंगी प्रदर्शन भी किया गया। तो वहीं भाजपा की तरफ से यहाँ पर पूरे तरीके से कहा जाए कि डिजास्टर मैनेजमेंट की कोशिश की जा रही है। लेकिन बिल्कुल सवाल अभी भी ये खड़ा होता है कि आखिर असल गुनहगार कौन है जिनके द्वारा ये निर्देश दिए गए थे। क्योंकि पुनीत जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, चूँकि 7 स्टार सिटी की रैंकिंग के लिए भी इंदौर ने अप्लाई किया है, जिसमें कि बेगर फ्री सिटी, भिक्षुक मुक्त शहर भी एक पॉइंट था, एक मापदंड था। लेकिन उस मापदंड का तारतम्य ये था कि इनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, इन्हें रैन बसेरे में रखा जाए। इसका मतलब ये नहीं था कि जो आवारा पशुओं को तरह इन्हें भी शहर की सीमा से बाहर भेज दिया जाए। तो इस पूरे मामले को लेकर इंदौर के जो निगम अधिकारी हैं फिलहाल चुप हैं, और एक तरीके से कहा जाए कि ये जो बदनुमा दाग लगा हुआ है इंदौर का, वो इतनी जल्दी से आसानी से नहीं धुलेगा। क्योंकि इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में ये जो वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर थू-थू हो रही है। और निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि इसमें किन लोगों के खिलाफ और कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अभी तक की कार्रवाई में ऐसा नज़र नहीं आता कि कोई बड़े लोगों के खिलाफ, बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात, चूंकि अभी नगर निगम की कोई परिषद नहीं है, यहाँ पर जो प्रशासक का पद है वो संभागायुक्त के पास है, लेकिन संभागायुक्त की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया गया, जबकि कलेक्टर के द्वारा खजाना गणेश मंदिर के सामने माफ़ी मांगी जाती है। चलिए, अच्छे काम पर जहां सारे देश में प्रशंसा हुई, वहीं ये दाग धुलने वाला नहीं जब तक असल लोगों पर एक्शन ना हो, और ऐसा कब तक होगा देखेंगे। शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। सीबीएसई 10वीं 12वीं की परीक्षा की डेट शीट शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी कर दी। अपने ट्विटर अकाउंट से शिक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2 विषयों के बीच छात्रों की समय देने की कोशिश की गई, जिससे छात्रों को समय देने का प्रयास हुआ है। सीबीएसई 10वीं 12वीं की परीक्षा 4 मई से 11 जून तक ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि हम कब तक देश की सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर करेंगे। लंबे वक्त तक ये नहीं हो सकता। सभी का संकल्प है, जो बनाना है उसे खुद बनाएं, सीमा और अपने स्वाभिमान की रक्षा करें। रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में अश्लील वीडियो बनाकर युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर 2 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। प्रेमी के अवस का शिकार युवती बनी और उसके बाद दोस्त को भी यह अश्लील वीडियो दिया, जिसके बाद दोस्त ने भी युवती के साथ दुष्कर्म किया। उरला थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में आर्मी भर्ती की तैयारियों के लिए उज्जैन से आए युवकों और देवास के युवकों के बीच पत्थरबाजी हो गई। डायल 100 ने पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया। उज्जैन के युवक यहां पर दौड़ का प्रशिक्षण ले रहे थे, तभी देवास के युवाओं से किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ और मैदान से निकलते ही पत्थरबाजी शुरू हो गई। चलिए, कुछ अन्य खबरें देखते हैं। मध्य प्रदेश के लोगों को जल्दी ही महंगाई का एक और झटका लगेगा। अपना घर बनाने का सपना देखने वाले लोगों को इस दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल राज्य सरकार के निर्देश के बाद तमाम जिलों में जमीनों के सर्किल रेट तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बीते 5 साल से कलेक्टर गाइडलाइन में जमीनों के दाम बढ़े नहीं। कमलनाथ सरकार ने 18-19 में जमीनों के दाम 20% घटाए थे, और ऐसे में राजस्व बढ़ाने के लिए जमीनों के सरकारी दाम 25% तक बढ़ सकते हैं। जबलपुर में साल 2021-22 के लिए कलेक्टर गाइडलाइन से जमीनों के दाम तय करने की प्रक्रिया जोरों पर है। शासन ने फ्लैट 20% घटा दिए थे रेट्स। अब चूंकि महामारी का प्रकोप कम हो गया है, तो उन चीज़ों को भी एक पटरी पे लाना है।
उस हिसाब से शासन के रेवेन्यू में जो वृद्धि हो उसमें गाइडलाइन का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।